नमस्कार। तो हम अब जानेंगे प्रवीण जी से गाय गौ माता की डाइट के बारे में। कितनी दें, कब कब दें, गर्मी में क्या दें, सर्दी में क्या दें, कितना चूना दें, कितना गुड़ दें, प्रेग्नेंट गौ माता को क्या दें, वो सारी की सारी जो गहरी गहरी बातें हैं, जो बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। और जैसा कि आपको पता, अभी जो वीडियो है वो सर्दी में बनना है, नवंबर में बनना है, तो अभी इसके हिसाब से बताएंगे कि अभी गौ माता को क्या खिलाया जा रहा है, कितनी मात्रा में खिलाया जा रहा है, एक गौ माता को कितनी मात्रा में क्या क्या खिलाना चाहिए, सुबह क्या खिलाना चाहिए, शाम को क्या खिलाना चाहिए। तो गौ माता के बारे में, जो पूरे भोजन के बारे में, क्या भोजन शैली है, क्या उनका है, मतलब कैसे पकाएंगे, कैसे खिलाएंगे, सारी की सारी जानकारी अब प्रवीण जी देंगे। जी दीपक जी, आप देखेंगे आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है कि भाई डाइट का क्या महत्व है, किस तरह डाइट, क्या डाइट देनी चाहिए, रख रखाव क्या हो गया हमारे साथ। आप देखेंगे जो अपना भैया दिखाएंगे, हमारा ये कड़ा है, लोहे का कड़ा है। हम लीटर का है जी? इसमें हम 100 किलो गेहूँ डालते हैं जी। जी जी। इस कढ़ाई के अंदर लोहे का कड़ा है, इसमें 100 किलो गेहूँ है, 30 किलो चना। 30 किलो चना। जी हाँ। और 10 किलो कॉटन सीड, जिसको बिनोला बोलते हैं हम, वो भी देते हैं हल्का, 10 किलो के लगभग। और 4 लीटर मस्टर्ड ऑयल है। 4 लीटर मस्टर्ड। ये एक कढ़ा इजिकल टू हमारे लिए 5000 रुपीज़, 5000 रुपये का एक कढ़ा तैयार होता है। वो एक समय के लिए, जी जी। सुबह के समय के लिए। उसके बाद दूसरा कढ़ा है, वो दूसरे समय के लिए बनता है। जी जी। इसमें क्या होगा, आप देखेंगे लोग ना गायों को इतना ज़्यादा अन्न नहीं खिलाते हैं, कारण कि गाय उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पाचन क्षमता उसकी इतनी नहीं है, जितनी भैंस के मुकाबले उसकी पाचन क्षमता कम है। मैं सबको यही निवेदन करता हूँ, लोग भैंसों को भर भर पेट खिलाते हैं और गायों को डालते हैं थोड़ा सा भूसा। ये तो ठीक है, भगवान ने इनकी किडनी जो है, इनका पेट जो है, वो घास फूस खाने के लिए बनाया गया, अन्न खाने के लिए नहीं बनाया है। लेकिन हम दूध की क्वालिटी, इनकी सेहत के साथ साथ दूध का टेस्ट बढ़ाने के लिए भोजन देते हैं। और इस भोजन करने के बाद गाय की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और गाय को बहुत ही कम परेशानी होती है, बीमारी की कम आती हैं। इसमें हम साथ में मेथी दाना देते हैं। मेथी दाने से क्या महत्व है, बाई बादी जो बाय होता है भोजन के अंदर, या गाय के अंदर बाय है, या जो दूध पीने वाला प्राणी है, कोई मनुष्य जो गाय का दूध पी रहा है, उसको बाई बादी होते, तो उसके मेथी के गुण उसके अंदर चले जाते हैं और उसको बाय ख़त्म हो जाता है। आप देखेंगे मेथी, हमारे पूर्वजों ने, कोई भी किसी भी तरह का आपको दर्द है, शरीर के अंदर दर्द है, तो हमारे वैद्य लोग जो बताते हैं, वो आप बोलेंगे भाई मेथी खाइए, भिगो के खाइए, या फुला के खाइए, या रांध के खाइए, मेथी के पराठे खाइए। तो मेथी भी इसमें हम उपलब्ध कराते हैं सर्दियों में। अब जैसे नवंबर का महीना शुरू हुआ है, और अब हम इनको बाजरा भी साथ में देंगे। बाजरा बहुत ही ताकतवर चीज़ है, पाचन में भी बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ जो सरसों का तेल चिकनाहट साथ जाती है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम रोटी खाते हैं बाजरे की, तो हमें घी ज़रूर चाहिए। अगर हम सूखी रोटी खाएंगे तो हमारे पेट को ख़राब करेगी, हम मल त्याग करने में हमें दिक्कत आएगी, तो उसके साथ घी चलता है। ऐसे ही बाजरे के साथ सरसों का तेल हम इनको उपलब्ध करवाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं अपनी एनसीआर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। आप चले जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ टेम्परेचर कम है। आप चले जाएंगे कश्मीर की तरफ, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। आप चले जाएंगे राजस्थान की तरफ, वहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो उस हिसाब से अलग अलग प्रांत के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए भोजन अलग अलग तरह का है। जी दीपक जी। तो श्रीमान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आप कितने लीटर का है, ये कितने गौ माता के लिए इसमें भोजन बनाया है? जैसे आपने बताया कि 5000 रुपये की एक डाइट तैयार हुई है, तो ये कितनी गौ माता के लिए तैयार हुई है? और अक्सर हमारे जो मित्रगण हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनके पास एक गाय है या 2 गाय है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास मतलब 10, 20 या 50 गायें, जैसे कि आपके पास पूरे भारत की सबसे अच्छी नस्ल की 70 से 80 गौ माताएँ हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। उनके फ़ोन ज़्यादा आते हैं हमारे पास जिनके पास एक गौ माता या 2 या मैक्सिमम 4 गौ माता हैं। तो एक गौ माता की डाइट बताइए, जिससे कि वो उसको कैलकुलेट करके उसको खिला सके। दीपक जी, एक गाय के लिए आपको प्रतिदिन 5 किलो भूसा, आजकल क्या है, लोग पुराली डालने लगी, धान की पुराली, वो वर्जित है। हमारे पूर्वज ने कभी धान की पुराली डाला ही नहीं उसको, क्योंकि देखेंगे आप, धान जो है पानी में होता है, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड धान में ही डाला जाता है।
और वो हम खिलाते हैं गायों को। वो चरचरा होता है क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड डाला गया है। गेहूं के अंदर लोग 3 से 5 पानी देते हैं, पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं। यूरिया लोग डाल देते हैं, मैं वो वर्जित करता हूँ, मना करता हूँ, भाई यूरिया मत डालिए आप। अपनी गौशाला के अंदर जो भी भोजन है, भूसा जो हमारे अपने खेत का होता है, हम लगभग 8 से 10 साल से हम यूरिया DAP बिल्कुल केमिकल फ्री हमने किया हुआ। उसको ऑर्गेनिक नहीं कह पाएंगे, वी कैन सेट केमिकल फ्री। वही भोजन हम करते हैं और वही गायों को उसका जो भूसा है वो हम खिलाते हैं, अन्न हम ग्रहण करते हैं। हम गेहूँ भी उपलब्ध कराते हैं लोगों को जिनको इस तरह का गेहूँ चाहिए कि भाई हमें केमिकल गेहूँ चाहिए। लोग आजकल क्या ऑर्गेनिक के नाम से बहुत प्रचलन हो गया, ऑर्गेनिक का नाम का बहुत प्रचलन हो गया। लोग कहते हैं हमें ऑर्गेनिक गेहूँ उपलब्ध करवा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक गुड़ उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे ऑर्गेनिक की परिभाषा पूछ लो आप जाके उनसे, उनको ऑर्गेनिक की परिभाषा का पता ही नहीं है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ हम उसको केमिकल फ्री कह सकते हैं, ना कि ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो एक भारतवर्ष में एक स्टेट है सिक्किम, वहाँ पर आज तक हमने सुना है या उसमें भी बताया गया है, सोशल मीडिया पे भी है या रिकॉर्ड के हिसाब से, वहाँ आज तक एक भी दाना यूरिया का या एक भी दाना DAP का नहीं उपलब्ध हुआ है। लेकिन हम अब करते जा रहे हैं उसको ऑर्गेनिक। वो धीरे धीरे समय लगता है उसमें, क्योंकि उसके लिए देसी गाय का बड़ा महत्व है। देसी गाय होगी तो आप उसको ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं धीरे धीरे। तो ये है। तो दूसरा बात आपका एक बीच में छूट गई थी, आपने पूछा था एक गाय के लिए हम 5 किलो भूसा और लगभग 15 से 20 किलो हरा चारा होना चाहिए, ताकि वो अपने पोषक तत्व तो पूरे कर ले। हरा चारा गाय बड़ी खुश होकर खाती है। भूसा भी देंगे, भूसे के साथ हमें और एक्स्ट्रा फीड देना पड़ेगा जो आपके सामने बना हुआ है इस तरह का। एक गाय को कितना किलो? अगर आपके पास एक गाय है तो आप उसको लगभग 750 ग्राम सुबह गेहूं का दलिया और 750 ग्राम शाम को। उसके साथ मक्का पीस सकते हैं। मक्के के साथ आप चलेंगे चना डाल सकते हैं, बाजरा डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से। गर्मी ज़्यादा है तो बाजरा नहीं देंगे, अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप उसको बाजरा नहीं देंगे, गर्मी कम है तो बाजरा दे सकते हैं। उसके साथ आप एक गाय को डेली, ये दिनचर्या में होना चाहिए, 100 ग्राम गुड़, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। गाय को अगर आप गुड़ देते हैं डेली 100 ग्राम, वो कभी स्ट्रेस में नहीं आएगी। हमारी गाय बाहर से चल के आती है, जैसे हमारे पास गाय मोस्टली आती है गंगानगर की तरफ से आती है। गंगानगर से जो गाय आएगी वो लगभग 7 से 8 घंटा ट्रैवल करके आएगी, वो स्ट्रेस में होती है। आप जैसे ही गाय हमारी गौशाला में आती है हम उसको गुड़ दे देते हैं। गुड़ देते ही उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन है, फॉस्फोरस है। गाय कम्प्लीटली रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। धन्यवाद। अच्छा, जैसे बताया कि गौमाता के लिए एक मैंडेट होना चाहिए गुड़, ऐसे कुछ और भी चीज़ मैंने सुनी है कि कुछ लोग चूने का पानी पिलाते हैं, चूना खिलाते हैं, है ना। और जैसे आपने भी सर्दी की डाइट बता दी, तो गर्मी में हम क्या डाइट दे सकते हैं? और जैसे कि होता है ना एक व्यक्ति की दिनचर्या कि उसको तो ये चीज़ मस्ट करनी चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मस्ट में क्या होना चाहिए कि भाई के चूना भी होना चाहिए, आपने कहा कि भाई गुड़ तो 100 ग्राम चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जो हमारे को मस्ट करनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग हैं भूसा ही खिलाते हैं, हरा चारा नहीं देते कब, है ना। तो इस पे थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे कि लोगों को ये ज़रूर हो जाए कि भाई मुझे गाय पालने से पहले ये चीज़ तो मस्ट चाहिए। जैसे कुछ लोग नमक भी खिलाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए। आपने चूने की बात की, चूना बहुत महत्व की चीज़ है। एक कैल्शियम का भरपूर मात्रा में स्रोत है। आप चूना देना चाहते हैं और देना चाहिए। जैसे हम कोई भी पीतल का बर्तन यूज़ करते हैं तो उसमें कली करवाते हैं, इसी तरह गायों को या पशुओं को आप चूना कंपलसरी है। आपने क्या करना है, आपने 100 किलो का ड्रम ले लो, एक कोई भी ड्रम ले लिया आपने, आप उसके अंदर 10 किलो चूना डाल दीजिए। चूना डालने के बाद उसको पानी से भर दीजिए। जितना पानी, आप उसको 2 दिन उसको घुमाते रहिए क्लॉकवाइज, बीच बीच में घुमा दे, दिन में 2 बार घुमा दे, 3 बार घुमा दे। जब वो पानी निथर जाएगा 2 दिन बाद, उस पानी को ऊपर से उतार लें और उसमें से लगभग, अगर आपके पास एक गाय है तो लगभग 100 ग्राम डेली उसको 100 ml उस पानी को आप दे सकते हैं। वो चूना आपको एक बार यूज़ नहीं करना, कम से कम 3 बार यूज़ करना है, क्योंकि उसकी लाइफ 3 बार तक अच्छी रहती है। उसके बाद उसका कैल्शियम कम होता चला जाता है, क्योंकि आप कैल्शियम निकाल रहे हैं उसमें से, तो आप उसको 100 ml दे सकते हैं। दूसरा, सेंधा नमक की बात हुई, सेंधा नमक का बड़ा महत्व है। हम क्या करते हैं, जब गाय ने भोजन कर लिया
और खोर साफ़ हो गई है, नांद भी बोलते हैं खोर को, खोर भी बोल देते हैं, जहाँ हम चारा डालते हैं गाय को, उसको साफ़ कर दिया जाता है, धुलाई कर दी जाती है उसकी। धुलाई करने के बाद सेंधा नमक के हमारे पास बड़े पत्थर हैं, वो हम डाल देते हैं। जिस गाय को रिक्वायर्ड है, पहली बात तो वो हाजमा करेगा, दूसरा कैल्शियम की पूर्ति करेगा, तीसरा प्यास बढ़ाएगा। प्यास बढ़ेगी तो गाय पानी पिएगी तो भरपूर मात्रा में दूध देगी। बहुत सी गायें बेचारी सूखा ही खाती रहती हैं और लोग उनसे उम्मीद करते हैं ज़्यादा दूध देगी, ऐसा नहीं है। अगर वो आप उसको नमक चटाते हैं वो चाटेगी। कुछ गायें जिन्होंने जीवन में कभी नमक चाटा ही नहीं तो नहीं चाटती हैं, लेकिन दूसरी गाय को देख के 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में वो चाटना शुरू कर देती हैं। उसका बड़ा महत्व है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये नमक तो आप 12 महीने दे सकते हैं, चटा सकते हैं। वो उसको फोर्सली देने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ये आयोडीन नमक ना हो। सेंधा नमक में जहाँ नमक की बात हो रही है वो सेंधा नमक की बात हो रही है, ये कृत्रिम आयोडीन की बात नहीं हो रही है। उससे ये महत्व रहेगा नमक का। जैसे मैं एक विचार रखना चाहूँगा और अपने दर्शकों पे भी हम इस बात को जोर देते हैं कि हमारे जो गुरु हैं सुभाष पालेकर जी, जो प्राकृतिक कृषि की ट्रेनिंग देते हैं और जिसको आप सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के नाम से जान सकते हैं, तो वो कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मोर डेंजरस देन एटम बम। तो क्योंकि जैविक जो खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एक षड्यंत्र है, और जो रियल है, जो गौ माता से खेती होती है, उसको प्राकृतिक कृषि कहते हैं। तो मैं इस पे आपके राय विचार जानना चाहता हूँ कि दीपक जी, जैसे आपके गुरु सुभाष पालेकर जी, मैंने भी वहाँ वो कई 5 ट्रेनिंग ले चुका हूँ मैं उनके साथ, और उनके सानिध्य में आने के बाद हमने भी जो अपनी खेती की है उसमें बढ़ोतरी भी मिली है और प्योरिटी भी मिली है, शुद्धता उसमें बहुत आ गई है। पहले अपने गांव के आसपास केचुए बहुत कम हो गए थे। जब से हमने देसी गाय के गोबर उसमें उपलब्ध करवाया है, अपनी खेती के अंदर गौमूत्र उपलब्ध करवाया है, तब से उसमें भरपूर मात्रा में केचुए उपलब्ध हो गए। और केचुए भारत में किसान के मित्र हैं। ये केचुए भारतवर्ष में ही हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों का देश यही रहा है, गौ माता यहीं पैदा हुई है, यहीं कृष्ण भगवान ने उसकी लीला की है। तो केचुए भरपूर मात्रा में खेत में हो जाते हैं सिर्फ गाय के गोबर से। जैसे सुभाष पालेकर जी बताते हैं, उन्होंने बताया कि भाई अब केचुए जो हैं यूरिया DAP केमिकल डालने से हमारे 20 फीट नीचे चले गए हैं। अब हम उसको खोद के तो निकाल नहीं सकते, एक केचुए को तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, उनकी ट्रेनिंग के अनुसार हमने जीवामृत बनाया, घन जीवामृत बनाया। जैसे घर के अंदर कोई चींटी नहीं होती है, हम कोई भी मीठा गुड़ की डली कहीं भी खिड़की में रख देते हैं या अलमारी में रखते हैं, तो शाम को रखिए, अब सुबह देखेंगे पूरी बारात चींटियों की वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि स्मेल आ जाती है। तो ऐसे ही हमने जीवामृत, घन जीवामृत उपलब्ध कराया और खेतों में डाला। खेत में डालने के बाद वो भरपूर मात्रा में केचुए हैं। पड़ोस वाले खेत वाले भी कहते हैं आपके यहाँ केचुए कैसे हैं। हमने कहा हमने ये देसी गाय का कमाल है, इसका महत्व इतना है कि केचुए ऊपर आ गए और वो हमारे मित्र हैं। उनकी वजह से हमने जो 2 साल तो हमने थोड़ा घाटा लगा हमें खेती में, लेकिन उपलब्धता भरपूर मात्रा में है। जितना और केमिकल डालने वालों का में है, उससे हम 1.5 गुना ज़्यादा हमारे खेत में उपलब्ध है। दूसरा, आप देखेंगे यूरिया के बैग पे जो केमिकल हम खेतों में डाल रहे हैं, किसान लोग, हमारे अनजान किसान जो हैं, उनको ज्ञान नहीं है इस बात के बारे में, उस पर लिखा होता है नाइट्रोजन इतना %, कोबाल्ट इतना %, जिंक इतना %। DAP एक डाई आता है जिसको हम गेहूं के साथ बुआई करते हैं, बीज के साथ बुआई करते हैं, गेहूं के साथ जो भी बीज हम बोएंगे उसके साथ हम बुआई करते हैं। उस पर लिखा होता है पोटाश इतना %, फॉस्फोरस इतना %। वो भगवान ने देसी गाय की बड़ी आंत में पहले से ही डेवलप किया हुआ है, आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। दैट इज़ गॉड मेड। यूरिया एंड DAP इज़ ए मैन मेड, वो कृत्रिम है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो भगवान की बनाई हुई चीज़ चाहिए ना। भगवान ने हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ बनाई हुई है, तो वो जो जितने भी आइटम हमें चाहिए खेती को उपजाऊ करने के लिए, वो देसी गाय के अंदर है। अगर कोई ज़मीन उपजाऊ नहीं है, किसी ज़मीन का पानी खारा हो गया है, वहाँ आप गौशाला उपलब्ध करवाइए, गौशाला खोल दीजिए। अब देखिए कुछ ही समय में, सबसे कम समय में भरपूर मात्रा में जल हो जाएगा ज़मीन के अंदर और भरपूर मात्रा में मीठा हो जाएगा पानी। अपने आप प्रकृति का ये जिसे हमें बुलाया गया है। जी दीपक, मैं ये कहना चाह रहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक षड्यंत्र है, इसमें हमारे ऐसा गुरुजी बोलते हैं, तो आप उनके विचार से सहमत हैं या असहमत हैं? दीपक जी, गुरुजी जो हमारे हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, ये सबको प्रमाण भी है इस बात का। जब अमेरिका, जापान, रशिया वो
कंट्रियां जो अपने आप को विकसित समझती हैं वो उनके चरणों में नतमस्तक हैं, तो उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। जी जी। तो कुछ ही मतलब महीनों में यहाँ पे भी तैयारी चल रही है, जैसे प्लानिंग हो रही है कि मार्च के बाद प्राकृतिक कृषि का भी एक मॉडल खड़ा करने की प्लानिंग है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारी क्लास यही होने वाली है, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं आपको गहराई से बाद में बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, और प्रवीण जी का नाम नंबर तो आप उसमें होगा, प्रवीण जी को डायरेक्टली भी फ़ोन कर सकते हैं, और डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे भी वो लिख सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।